आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्या राधा जी महार की बेटी थीं। वैसे भी उन्हें वृषभानु की किशोरी कहा जाता है और वृषभानु का अर्थ महार की बेटी होता है। इस तथ्य की विस्तृत रूप से चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं और आपको किताब खोलकर दिखाने वाला हूं जिसमें इस तथ्य की चर्चा की गई है। तो ये है वो बुक जिससे मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूं। इस बुक का नाम है प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। डॉक्टर नवल वियोगी की ये बुक है। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और चैनल के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो वहां से मंगवाकर आप इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता देता हूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पुस्तक अथवा इस पुस्तक के किसी भी अंश को इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य सूचना संग्रह साधनों एवं माध्यमों द्वारा मुद्रित अथवा प्रकाशित करने के पूर्व लेखक की लिखित अनुमति अनिवार्य है। तो मैं यहाँ लेखक से ये बात कहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से कोई दिक्कत है तो आप मेल के माध्यम से चैनल ओनर से संपर्क कर सकते हो और अगर आपको आपत्ति होगी तो इस वीडियो को हटा दिया जाएगा। वैसे भी ये वीडियो एक एजुकेशन की दृष्टि से बनाया जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहां से। पेज नंबर है 261। यहां आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, और मैंने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हाईलाइट किया हुआ है। लिखा है भोजों का संबंध यादव जनजाति से है। ये यदुवंशी लोग महार, मेहरा यानी उत्तम महार पुकारे जाते थे। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये यदुवंशी लोग ही थे जो महार, मेहरा यानी जो उत्तम महार, जो श्रेष्ठ महार हैं, वो पुकारे जाते थे। मेहरेटा का अर्थ महार का बेटा है, जो कि श्री कृष्ण यादव का एक विशेषण यानी उपाधि थी। इसका स्त्रीलिंग मेहरेटी का अर्थ राधिका यानी वृषभानु महार की बेटी है। इस तथ्य की चर्चा मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में भी की थी। तब कुछ लोगों ने ये पूछा था कि आप ये बात कैसे कह रहे हो, कौन सी बुक के आधार पे कह रहे हो। तब भी मैंने उस वीडियो में बुकों के नाम बताए थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बुक ही खोल के दिखाई है। और ये बात इसी बुक में नहीं लिखी है, बहुत सारी बुकें हैं उनमें भी लिखी है। आगे मैं उन बुकों का रिव्यू करूंगा, तब आपको फिर से वो चीज में अच्छे से समझाऊंगा और यहाँ पे आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो इस तथ्य के बारे में। आगे लिखा है महार शब्द महाराष्ट्री में महर अथवा मेहरा शब्द का एक भिन्न रूप है। इसका अर्थ हुआ ये महार श्रेष्ठ नाग या यदुवंशी थे। वे स्वयं को श्रेष्ठ नाग अथवा मेहरेटा या महारों की संतान पुकारते थे। अतः भोज यादवों की एक शाखा थी। यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि जो भोज है वो यादवों की एक शाखा थी। अक्सर महारट्टा भी उनके लोकतंत्रीय महासंघ का एक घटक अंग होते थे। महारानी नागमूलनिका के एक दानपत्र तथा महारानी समदनिका के एक भेड़सा गुहा लेख के अनुसार ये सातवाहन महारथी नाग थे। इसकी पुष्टि सिक्कों से भी होती है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। ये तथ्य बड़ा ही चौंकाने वाला है, इसीलिए मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही कहा है कि अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो इसे मंगवा के आप जरूर पढ़ें। कुछ जो जानकारी है वो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है, जो कि मेरी रिसर्च में भी ये जानकारी मौजूद है। इसीलिए मैंने इस जानकारी को आपके साथ शेयर किया है। आगे सातवाहनों के महारथी और महाभोज दो संगठक गण, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लिखा है सातवाहनों के महारथी तथा महाभोज घटकों की राजनीतिक स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर वी.जी. गोखले लिखते हैं, सातवाहन राज्य में जो 2 जनजातीय घटक महत्वपूर्ण थे
वे थे महारथी और महाभोज। महारथी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप लोगों ने सुना होगा कि वो बहुत बड़ा महारथी है। तो महारथ जो शब्द है वो बहुत श्रेष्ठ है और इसका प्रयोग महार लोग ही करते थे और ये सातवाहन लोग थे। अभी इसकी चर्चा आगे की गई है, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आगे लिखा है उनका उल्लेख नानाघाट, कारले, भाजे, भेड़सा, कुडा तथा कन्हेरी के अभिलेखों में हुआ है। उनका राज्य के विशाल क्षेत्र पर राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव था। वे आगे लिखते हैं सातवाहनों का राज प्रबंध महारथी तथा महाभोजों के अधिकारियों के द्वारा शासित होता था। महारथी और महाभोज ये दो प्रमुख थे जो सातवाहनों के राज्य की व्यवस्था की देखरेख करते थे। हमें उपर्युक्त प्रबंध से यह बात स्पष्ट स्वीकार करनी पड़ेगी कि सातवाहनों का शासन प्रबंध दो जनजातीय समूहों से बना था और ये थे महारथी और महाभोज। मगर ऐसी व्यवस्था मात्र प्रजातंत्र में ही पाई जा सकती है। अगर इस प्रकार उनकी शासन व्यवस्था का आधार प्रजातंत्र था, अतः कहा जा सकता है कि सातवाहनों की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में दो समूह संगठित थे और ये थे महारथी और महाभोज। यहां से आप कई चीजें अच्छे से समझ सकते हो। इतिहास में भी इसकी चर्चा की जाती है, इसीलिए ये विषय ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है अतः महार तथा भोज परिवार के जो भी व्यक्ति जनजातीय प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते थे, उनका पदनाम सातवाहन युग में महारथी तथा महाभोज निर्धारित होता था। इसको भी आपको अच्छे से समझना है। सातवाहन स्वयं राजा का पदनाम धारण करते थे। गणसंघ अथवा जनतंत्र महासंघ के नियमों के अनुसार सभी घटक अंग बराबर के माने जाते थे। यहाँ पर भोज और महारठ की बात हो रही है। दोनों बराबर के माने जाते थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आगे लिखा है अतः महारथी तथा महाभोज का बराबर के स्तर का व्यवहार होता था। ये दोनों जनजातीय घटक अंग बराबरी के स्तर पर आपस में शादी व्यवहार करते थे। शादियां भी होती थी इनमें। कुलों के प्रमुख पैतृक होते थे। शादी संबंध आपस में महारथी तथा महाभोजों में होते थे। अगर महाभोजों की बेटी महाभोजनी महारथी परिवार में ब्याही जाती थी तो महारथिनी पुकारी जाती थी। वे दोनों संयुक्त नाग या नाक शब्दों का प्रयोग अपने नामों के साथ करते थे और नाग शब्द का प्रयोग अभी तक महारों ने किया है। इस बात की आप पुष्टि भी कर सकते हो। और जो लोग महाराष्ट्र से हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें इस तथ्य की बहुत अच्छे से जानकारी होगी। अशोक और सातवाहनों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र में अशोक के काल में गणतंत्र था और इस गण संघ के दो मुख्य संगठन गण महारठ और भोज थे। ये अशोक के काल की बात हो रही है। उस समय ये महार लोग अछूत लोग नहीं थे, बहुत श्रेष्ठ लोग थे। सातवाहनों के समय में भी थे। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे देश में जाति प्रथा बहुत पुरानी है, तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। आगे लिखा है यादव गण 18 कुलों का था। ये 18 कुल वृषणी, कुक्कुर, अंधक तथा भोज 4 जातियों में संगठित थे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में नागों की अनेक कुल महारठ और भोज 2 जातियों में संगठित हुए थे। इन 2 जातियों का गण महार गण पुकारा जाता था। कौन सी 2 जातियों का गण? महार और भोज। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं दोनों जातियों का एक गण था जो महार गण के नाम से जाना जाता था और उसी महार गण के नाम पर महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र पड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पेज नंबर है 262। इस पे क्या लिखा है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। राष्ट्र होने से महाराष्ट्र महार गण का राष्ट्र हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अतः अशोक के राज्यकाल में ही महार देश वाचक संज्ञा इस देश को मिली थी। अशोक के शिलालेखों में राष्ट्रिक या
पैतनिक नाम स्थानीय महार संघ गण के शासकों के अंतर्गत अधिकार पद की संज्ञा है। बुद्ध काल में विद्यमान वज्जी संघ गण में भी राष्ट्रिक और पैतनिक शासकीय संज्ञाओं का उल्लेख हुआ है, किंतु विद्वानों ने राष्ट्रिक और पैतनिक लोकवाचक नाम मानकर उनके विभिन्न अर्थ निकाले। महार नाम से उस समय की गण प्रथा के अनुसार महार गण का अस्तित्व सिद्ध होता है। वैसे वज्जीगण अर्थात वज्जियों का देश या राष्ट्र। गण का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी वो स्थान जहां पे वो रहा करते थे। अगर वज्जी लोग जिस क्षेत्र में रहा करते थे तो उसे वज्जी गण कहा जाता था, देश भी कहा जाता था या राष्ट्र भी कहा जाता था, क्योंकि पुराने जमाने में राजाओं के छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे और हर राजा का अपना एक छोटा बड़ा देश भी होता था। आगे लिखा है, सातवाहन युग में उनके अभिलेखों से हमें इन जाति घटकों का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उनसे उपलब्ध महारठी और महाभोज नामों के वर्णन स्पष्ट तौर से बतलाते हैं कि वह महार और भोज जाति प्रमुखों की उपाधियां हैं। सातवाहनों में राजा उपाधि धारण करने पर भी उनके शासन का स्वरूप गण राज्यात्मक था। सातवाहन राजकुल में विवाहित होने वाली महाभोजी कन्या को महारठिनी उपाधि लगाई जाती थी। यह निम्नलिखित दान पत्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भेड़सा के चैत्य ग्रह में पानी की टंकी के ऊपर यह दान लेख उत्कीर्ण हुआ है। वहां पे लिखा है, यह धम्मदान महारठिनी महादेवी समदनिका का है। वह महाभोज की कन्या और अपदेवनाग की पत्नी है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप इसको देख सकते हैं। सातवाहनों के अभिलेखों में इस तथ्य की चर्चा की गई है। महाभोज, महारठ, ये शब्द आपको उनके अभिलेखों में मिल जाएंगे। आगे लिखा है, इस लेख में समदनिका महाभोज की कन्या है, उसे महारठिनी कुल प्रमुख की उपाधि लगाई गई है तथा महादेवी यह विशेषण भी लगाया गया है। महादेवी विशेषण राजकुल की महिलाओं यानी राजमहिषियों को लगाया जाता था। अतः अपदेवनाग सातवाहन राजकुल का कोई व्यक्ति होगा, और क्योंकि उसकी पत्नी राजमहिषी महादेवी सामदनिका को उसके कुल प्रमुख की उपाधि महारठिनी लगाई गई है, अतः स्पष्ट हो जाता है कि अपदेवनाग स्वयं महारठी था, यानी महार था। एक अन्य दूसरा उदाहरण एच ल्यूडर्स सूची के क्रमांक 1021 दान लेख का दिया जा सकता है। यह दान लेख इस प्रकार है, महाराजा की तथा महाभोजी की महारठिनी कन्या नागमूलनिका जो खंदनाग सातकश्री की माता और महाभोज अहिजा वैनशैन की भगनी, उसने भिक्षु संघ को लेणी का दान दिया। लेणी का मतलब यहाँ पे है गुफा का दान दिया। और यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी है, खंदनाग सातकश्री ये वास्तविक नाम है और इसी का हम इतिहास में नाम क्या पढ़ते हैं, शिव स्कंदनाग सातश्री, ये पढ़ते हैं इतिहास में। इतिहास में इनके मूल नाम तक हमें पढ़ने को नहीं मिलते हैं और वही इतिहास हमारे दिमाग में है और उसी इतिहास को हम ये समझते हैं कि ये सही है और उसी इतिहास के सहारे, यानी उसी झूठे इतिहास के सहारे हम दूसरे लोगों से डिबेट खेलते हैं। हमें सही नाम तक पता नहीं है राजाओं के। आगे लिखा है, इस लेख में महाराज शब्द स्पष्टतया सातवाहन राजा का संबोधन है। नागमूलनिका उस महाराजा की पत्नी और महाभोजी की कन्या है, किंतु उसे महारठिनी की उपाधि लगाई गई है। नागमूलनिका खंदनाग सातकश्री की माता होने से उसका सातवाहन कुल से संबंध प्रस्थापित होता है और उसे महारठिनी भी कहा है। ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। नागमूलनिका के बारे में बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं, जिन्होंने सातवाहन राजाओं के बारे में पढ़ा है वो लोग अच्छे से जानते हैं। आगे लिखा है, इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सातवाहनों के राजकुल में विवाहित महाभोजी की कन्या को
महारठिनी उपाधि लगाई जाती थी, अर्थात सातवाहन कुल उनका राजकुल था। किंतु उसी के साथ गण जाति के गण प्रमुख होने से उनके कुल की महारठी उपाधि थी। महारठी की उपाधि या जाति प्रमुख के नाम वाला व्यक्ति नागमूलनिका का पति तथा शिव स्कंद नाग सातश्री का पिता था, अतः वह सातवाहन राजा भी था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि आज जो महाराष्ट्र में महार लोग रहते हैं वो किसके वंशज हैं? वो सातवाहनों के ही वंशज हैं। सीधा स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये कहा जा रहा है। आगे बात करते हैं। पेज नंबर है 263। क्या लिखा है उस पे वो मैं आपको बताता हूं। सातवाहनों द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर इस उपाधि, कौन सी उपाधि? महारठी का प्रयोग ना करने का कारण परिवार में मातृसत्तात्मक परिपाटी का होना है, यानी हर प्रकार का वास्तविक स्वामित्व स्त्री का होता था, जैसा कि मिस्र में प्रथा थी। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये बात मैं आज भी बहुत अच्छे से देखता हूं। वैसे ये कहना नहीं चाहिए कि निचली जातियों, वैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि निचली जातियों में मैं आज भी ये चीज देखता हूं कि उनमें स्त्रियों का जितना प्रभाव रहता है उतना प्रभाव उच्च जातियों में दिखाई नहीं देता है। देता है लेकिन उस स्तर का नहीं देता है। और आज से 100 साल पूर्व तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। उच्च जातियों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन निम्न जातियों में ये दिखाई देता था। जैसे सती प्रथा की अगर हम बात करें तो ये निम्न जातियों में प्रचलित नहीं थी, ये उच्च जातियों में ही प्रचलित थी। आजकल जो अपने आप को उच्च जाति के लोग कहते हैं वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मानते थे, और आजकल जिन्हें हम निम्न जाति का कहते हैं वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को मानते थे। और सातवाहन लोग मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के ही अनुयायी थे, इसीलिए उनके राजाओं के नामों में उनकी मां का नाम आपको दिखाई देगा, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। सारे दान इसी कारण स्त्रियों के नाम पर ही दिए जाते थे। मिस्र में भी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के प्रमाण देखने को मिलते हैं। असीरिया में मिलते हैं, अरब में मिलते हैं, ईरान में मिलते हैं। आगे लिखा है सारे दान इसी कारण स्त्रियों के नाम पर ही दिए जाते थे। यही मुख्य कारण था उनके कुल में स्त्रियों की प्रत्यक्ष तौर पर महारठिनी कुल उपाधि लगाई जाती थी, अर्थात सातवाहन राजकुल महारगण जाति का जाति प्रमुख महारठी और गण राज्य के नेता थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सातवाहन कुल महापाषाणकालीन महार नागगण के सांस्कृतिक विरासत लिए नाग भूमि के नागों के वंश परंपरा से वंशज थे। पुरातत्वीय प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मौर्य पूर्व काल से सातवाहन काल तक एक ही संस्कृति के लोग थे, और ये बात बिल्कुल सही है। अशोक के काल के बाद ही हमारे यहाँ पे विदेशी लोग आए हैं, उससे पहले हमें विदेशियों का आगमन भारत में दिखाई नहीं देता है। सिकंदर भी आया था तो आज का जो हमारा भारत है उसमें नहीं आया था वो। आगे लिखा है इसके मध्य अन्य किसी संस्कृति के प्रमाण या अस्तित्व का कोई उत्खनन प्रमाण उपलब्ध ना होने के आधार पर नाग भूमि की नाग संस्कृति के लोगों के साथ मौर्य सातवाहन काल के लोगों का सांस्कृतिक और वांशिक संबंध प्रस्थापित होता है। सातवाहनों के पूर्व की गणतंत्रात्मक पद्धति बदलकर उसके स्थान पर गणराज्य प्रथा प्रारंभ की। सातवाहनों ने अभिलेखों में महारठी और महाभोज इन दो जाति प्रमुखों का उल्लेख मिलता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। महारठी और महाभोज इनका उल्लेख मिलता है सातवाहनों के अभिलेखों में। इन सारे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सातवाहनों के वंशज भोज और महार लोग हैं, और ये शब्द सातवाहनों के अभिलेखों में आज भी देखे जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के आप इसे पढ़ सकते हो और तथ्य की पुष्टि भी कर सकते हो।